हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। अब हम लोग पार्ट नंबर 9 की तरफ चलेंगे। पेज नंबर 92 आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट है ना। क्या है प्रेसिडेंट के ऊपर हम पूरा पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट की पोस्ट कैसे है, कैसे प्रेसिडेंट बनते हैं, क्वालिफिकेशंस क्या है, कैसे उनको हटाया जाता है, इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट हेडिंग डालिए। ठीक है, और उसमें लिखिए आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides that there shall be a president of India, provides that there shall be a president of India। आर्टिकल 52 में ये बात लिखी हुई है कि भारत में एक प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, फिर लिखेंगे द प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव while its actual head is the prime minister with the help of the council of ministers। सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन है ना, द प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव व्हाइल इट्स एक्चुअल हेड इज द प्राइम मिनिस्टर विद द हेल्प ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए इस बात को ढंग से समझिए आप। हमारे देश में प्रेसिडेंट की पोस्ट नॉमिनल है, नाम की है ना, वो हेड तो है। हम बोलते हैं देश की सबसे सर्वोच्च पोस्ट कौन सी है, प्रेसिडेंट की, लेकिन सिर्फ फॉर्मली, सिर्फ कहने के लिए, सिर्फ किताबों में है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि लोकसभा राज्यसभा में जब बिल पास होता है तो मेन बात यह है कि वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो, सब उसके लिए वोटिंग करे। प्रेसिडेंट का साइन करना तो एक फॉर्मेलिटी है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी। उसको फॉर्मेलिटी के लिए उस पोस्ट पे बिठा रखा है। तो आप लोग पूछ सकते हैं कि क्यों बिठा रखा है। इसलिए बिठा रखा है फॉर्मेलिटी के लिए पोस्ट पे, क्योंकि ये बात हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आई कि हम एक ऐसी पोस्ट बनाएंगे जिसे जो सबसे ऊपर होगी, लेकिन सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। इन्होंने भी कुछ ऐसा बना रखा होगा, इन्होंने बना रखा है प्रिंसेस है ना, या किंग, नहीं प्रिंसेस ना बोले, किंग या किंग और क्वीन, राजा या रानी, जो भी गद्दी पे बैठा होगा। और भारत में जो प्रेसिडेंट है, इन दोनों की पोस्ट यूके के रानी से, आज के टाइम पे चलिए एलिजाबेथ है तो हम रानी मान लेते हैं, रानी से, और भारत के प्रेसिडेंट की पोस्ट बिल्कुल एक है। उन दोनों का काम बिल्कुल एक है। वहां भी वो फॉर्मेलिटी के लिए बस है ना। 95 ईयर ओल्ड है एलिजाबेथ है ना, तो वो क्या काम करती होंगी एक्चुअली, तो आप सोचिए, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। एक महल है उनका, वैसे ही जो लॉ पास होता है ब्रिटेन की संसद में पास होता है, वो उनके पास साइन के लिए जाता है, लेकिन वो फॉर्मेलिटी है कि वो लास्ट पेज पे बस साइन करना है ना। तो यही बात यहाँ पे, तो यहाँ ये चीज हमने किससे ली, ब्रिटेन से ली, कि सिर्फ फॉर्मली हेड करेंगे। फॉर्मली हेड मतलब कि नाम के लिए। एक्चुअल हेड तो कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर। नोटबंदी से लेकर हर छोटे मोटे डिसीजन तक कौन लेता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेते हैं। प्रेसिडेंट एक्चुअल फॉर्मल हेड है, कोई बिल साइन कराना हो, कुछ हो, तो उनके नाम से होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि 1975 में इमरजेंसी लगाई थी देश में, किसने, इंदिरा गांधी ने। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने उस इमरजेंसी पे साइन किए थे, मैं मान सकता हूं, लेकिन वो सिर्फ फॉर्मली था। पूरे देश को पता था कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो प्रेसिडेंट थे उस समय पे, वो तो अपनी मर्जी से प्रेसिडेंट इमरजेंसी लाए नहीं होंगे, प्रेसिडेंट रूल लाए नहीं होंगे। वो किसकी एडवाइस पे लाए होंगे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। आगे वाला वर्किंग पढ़ेंगे ना प्रेसिडेंट की, तो भी यही पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट वर्क किसकी एडवाइस पे करता है, प्राइम मिनिस्टर की। और एडवाइस तो सिर्फ क्या, बोलने में अच्छा लगे इसलिए लिख दिया है ना, ऑर्डर ही होता है वो एक तरह से। एडवाइस मतलब सलाह, ऐसी सलाह जिसको आप माननी पड़ेगी आपको, तो वो ऑर्डर ही हुआ है ना। मैं आपको कोई सलाह दूं, आपको माननी पड़ेगी, वो ऑर्डर है। ठीक है, सलाह तो ऐसा होता है कि कोई माने ना माने, लेकिन प्रेसिडेंट को सलाह माननी ही पड़ती है। ठीक है, तो वो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर के उस पर काम करता है। तो 1975 में जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, वो इंदिरा गांधी जी ने ही लगाया था ना, प्राइम मिनिस्टर ने। मोहम्मद हिदायतुल्लाह तो सिर्फ एक कहते हैं ना, इनके कंधे पे रख के बंदूक चला दी गई कि उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। आज भी जब ये आता है, हम बुक्स में पढ़ेंगे, तो डिक्लेयर प्रेसिडेंट ने ही की थी, लेकिन किसकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। ऐसी एडवाइस जिसको वो ना चाहते हुए भी ना नहीं कर सकते थे, है ना। वो नहीं चाहते थे ऐसा नहीं, वो नहीं चाहते थे ऐसा हो, लेकिन वो ना नहीं कर पाए उसको। तो इसलिए आप इस चीज को समझिए कि एक फॉर्मल हेड है, बस नाम के लिए हेड है। ठीक है, एक्चुअल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। फिर लिखेंगे द पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज जस्ट लाइक द ब्रिटिश एम्परर। द पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज जस्ट लाइक द ब्रिटिश एम्परर। जो ब्रिटिश में एम्परर की पोस्ट है, वही भारत के प्रेसिडेंट की पोस्ट है। फिर लिखेंगे एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी ELIGIBILITY में कौन बन सकता है भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल 50, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 58, अ प्रेसिडेंट मस्ट बी,
अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 58 अ प्रेसिडेंट मस्ट बी, फिर पहला पॉइंट लिखेंगे अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज और अबव, सेकंड पॉइंट है ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज और अबव, ठीक है, भारत का नागरिक हो, कम से कम उसकी उम्र कितनी हो गई हो 35 साल, 35 ईयर्स। और थर्ड लिखेंगे क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, क्वालिफाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। और जो लोकसभा के मेंबर के लिए सारी वो थी ना जरूरतें थी, क्वालिफिकेशन, वो सारी वो पूरी कर रहे, एक लोकसभा के मेंबर बनने वो लायक हो, ठीक है। ये पॉइंट इतना खास नहीं है कोई लोकसभा का मेंबर बनने लायक हो, लेकिन दो ये कि भारत का नागरिक हो और 35 साल उसकी एज हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स उसकी एज हो। फिर फोर्थ पॉइंट लिखेंगे अ पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट, a person shall not be eligible for election as a president if he holds any office of profit under the government of India or the government of any state, under the government of India or the government of any state। मैंने पहले भी इसको बताया था, ये लोकसभा राज्यसभा में भी था, जब भी आप इतनी ऊपर पोस्ट पे बैठते हैं तो आपके पास कोई किसी तरह से सरकारी लाभ नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई दूसरी पोस्ट नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की भी, मैं तो कहता हूँ यहाँ तक कि लोकल गवर्नमेंट की भी, है ना। आपके पास कोई भी और दूसरी सरकारी पोस्ट नहीं होनी चाहिए, आप प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, है ना। आप वो और है, मान लीजिए आपके पास है तो आपको वो पोस्ट छोड़नी पड़ेगी पहले, है ना। ऐसा हुआ भी है कि जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट का चुनाव जब लड़ा तो लोकसभा के मेंबर थे तो उससे रेजिग्नेशन देना पड़ा, है ना, क्योंकि आप एक ही चीज़ रह सकते हैं, आप लोकसभा के मेंबर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या और भी कोई पोस्ट, है ना। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद में इतनी बड़ी पोस्ट है कि उसके साथ कोई और पोस्ट नहीं चलती है, तो इसलिए ये बात हमें लिखनी पड़ती है। फिर हेडिंग डालेंगे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, हेडिंग डालेंगे इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, पेज नंबर 93 पे। अब प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन का चुनाव कैसे होता है, तो लिखेंगे इसमें द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्शन कॉलेज, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्शन कॉलेज विच कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग, विच कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ये लोग होते हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इसको तो हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, है ना। लोकसभा राज्यसभा दोनों के इलेक्टेड मेंबर प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सेकंड लिखेंगे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड अकॉर्डिंग टू 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी ऑल्सो। इसको काट दीजिए और लिखिए दिल्ली एंड पुडुचेरी ऑल्सो। देखिए ये बात समझिए ढंग से, लोकसभा राज्यसभा के दोनों के इलेक्टेड मेंबर तो होंगे से प्रेसिडेंट के चुनाव में, स्टेट की असेंबली के मेंबर भी होंगे। अब बात आती है यूनियन टेरिटरीज की, यूनियन टेरिटरीज का क्या कर रहे हैं, देखिए बहुत बड़ी लंबी लड़ाई चली और 1992 में जाके जो आपको मैंने लिखा है 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और ब्रैकेट में 1992 भी लिख लीजिएगा, बदलाव किया गया अमेंडमेंट, बदलाव किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। अमेंडमेंट वही होता है हम जो पढ़ रहे थे, और उसके तहत दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी है और पुडुचेरी PUDUCHERRY पुडुचेरी, इन दोनों की विधानसभाओं, इन दोनों की कॉन्स्टिट्यूंसी, स्टेट्स नहीं है यूनियन टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूंसीज के एमएलए को भी अब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करने की शक्तियां दे दी गई। अरे आप लोगों को समझ, पहले लोकसभा राज्यसभा के मेंबर करते थे और स्टेट जितने भी स्टेट असेंबलीज थी उनके मेंबर करते थे, एमएलए करते थे। अब किसको भी शक्ति दे दी गई, दिल्ली और पुडुचेरी की असेंबलीज को भी, ठीक है, इनके एमएलए भी इनमें वोट कर सकते हैं। कब दी गई, 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1992 में। ये एक मार्क्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो लिख रहा है फेडरल एरियाज करके, इसको काट के आप दिल्ली पुडुचेरी कर लीजिए, समझ में आनी चाहिए बात की वो है क्या, ठीक है। तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, कौन कौन वोट करेगा, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, स्टेट के एमएलए और 2 यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलए, वो उनको अधिकार कब दिया गया, 1992 में 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन, हेडिंग डालेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन। द प्रेसिडेंट इज चूजन बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज indirectly, the president is chosen by an electoral college indirectly and not by the general public directly, and not by the general public directly, GENERAL जनरल पब्लिक डायरेक्टली। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज पार्ट लेता है, जो आपने ऊपर पढ़ लिया, उनमें कौन कौन होता है, मैं इसको बाद में नहीं लिखा रहा, वो नीचे वापस वही बात लिख रही है, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वोट करते हैं, हम इसमें वोट नहीं कर पाते, इसलिए इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, ठीक है।
भाई डायरेक्ट इलेक्शन तो ये होता है जनता में मैं जाके या और भी कोई जो 18 साल से ऊपर है वो जाके वोट करे, उसमें वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लेकिन डायरेक्ट तो वोट कर नहीं पा रहे, इनडायरेक्टली वोट करता है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, जो पहले एक लाइन लिख लीजिए चलिए इसमें, द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस टू द, थर्ड लाइन है इसकी, द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस टू द सिस्टम ऑफ प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ single transferable vote method. The election is held in accordance to the system of proportional representation by the means of single transferable vote method. एक सेकेंड, ठीक है। तो उसमें कौन वो करता है, अब देखिए इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड के बाद सुनिए आप, जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर रहे हैं, तो वो वोट ऐसा नहीं होता कि सबकी वोट की वैल्यू एक होती है, एक बात तो ये ध्यान रखेंगे आप, है ना, ऐसा नहीं होता कि सबके वोट की वैल्यू एक होती है, ठीक है। तो कैसे होता होगा इनका इलेक्शन, देखिए इलेक्शन ऐसे होता है, लोकसभा राज्यसभा के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें तो सबके वोट की वैल्यू एक होती है। जैसे मान लीजिए लोकसभा के 550 मेंबर्स हैं, वो वोट कर रहे हैं, राज्यसभा के 250 मेंबर वोट करना है, हम मोटा मोटा पकड़ के चल लेते हैं, तो उनके वोट की वैल्यू तो एक एक ही है। बात आती है स्टेट्स की, आप स्टेट के वोट की वैल्यू कैसे गिनेंगे, राज्यों की। क्या राजस्थान के एमएलए का वोट और अरुणाचल प्रदेश के एमएलए का वोट या मध्य प्रदेश के एमएलए का वोट, अलग अलग स्टेट्स के एमएलए का वोट, क्या सबका एक ही वोट होगा क्या, है ना? तो गवर्नमेंट, इसका जवाब ना है। ये वोट डिपेंड करता है उस जगह की, उस स्टेट की पॉपुलेशन पे। किस पे? उस स्टेट की पॉपुलेशन। भी लिख रहा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कि वो एमएलए, जो एमएलए वोट करने आ रहा है, वो कितनी जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है, अभी आप लोगों को इतना डीप नहीं है, फिर भी आप 2 मिनट सुन लीजिए इसको। यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है उत्तर प्रदेश की, उसके एक एमएलए का वोट जब वो प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट करता है तो 208 है ना। एक वोट कितने के बराबर है यूपी का? 208। ये उत्तर प्रदेश की कहानी है। ये हाईएस्ट है क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, 208 हाईएस्ट है। सबसे कम सिक्किम का। किसका? सिक्किम का। एक एमएलए की वोट की वैल्यू मात्र 7 वोट है, 7। ठीक है, तो 7 से 28 का